जय हिंद। लास्ट क्लास में हम लोग पादप उत्तक में फ्लोएम पढ़े थे, वहाँ समाप्त हुआ था पादप उत्तक। आज से हम लोग को जो पढ़ना है वो जंतु उत्तक पढ़ना है। और जंतु उत्तक हम आपको बता चुके हैं कि ऐसे उत्तक होते हैं जो मुख्य रूप से कहाँ पर पाए जाते हैं, जंतुओं में पाए जाते हैं। और जंतुओं में पाए जाने वाले उत्तक को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जंतु उत्तक बोलते हैं। फिर आपको बताए थे कि जंतु उत्तक जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। उनको हम लोग 4 भागों में बांटे थे, एपिथेलियल उत्तक, फिर इसके बाद संयोजी उत्तक था, पेशी उत्तक, और अंत में जो चौथा था वो तंत्रिका उत्तक था। और उनका भी वर्गीकरण हम लोग फ्लो चार्ट के रूप में देखे थे। आज से हम लोग को बारी बारी से उन्हीं उत्तकों के बारे में क्या करना है, पढ़ना है। तो सबसे पहले हेडिंग जो डालेंगे वो आएगा एपिथेलियल उत्तक। एपिथेलियल उत्तक। ये एपिथेलियल उत्तक क्या होते हैं? एपी का मतलब होता है अपॉन और थीलियल का मतलब होता है ग्रोथ। अगर देखिए एपिथेलियल ये दो शब्द से मिलकर बना है, एपी और थीलियल। एपी का मतलब होता है के ऊपर, और थीलियल का मतलब होता है वृद्धि। तो इसका मतलब अगर हम लोग देखें तो ये ऐसा उत्तक होता है जो किसी दूसरे उत्तकों के ऊपर, आधारीय झिल्ली के ऊपर क्या करता है, वृद्धि करता है। नाम में इसका डेफिनेशन छुपा हुआ है सीधा सा, कि ऐसे उत्तक जो किसी दूसरे आधारीय झिल्ली या दूसरे उत्तकों के ऊपर क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। ऐसे उत्तक को हम लोग क्या बोलेंगे, एपिथेलियल उत्तक। इसमें लिख सकते हैं ऐसे उत्तक जो किसी दूसरे आधारीय झिल्ली या उत्तकों के ऊपर वृद्धि करते हैं, उसे एपिथेलियल उत्तक कहा जाता है। उसे एपिथेलियल उत्तक कहा जाता है। सीधा सा समझने के लिए हम आपको आधारीय झिल्ली पहले बना रहे हैं। देखिए ये आधारीय झिल्ली, मान लीजिए ये आधारीय झिल्ली है। अब आधारीय झिल्ली का जो निर्माण होता है वो कई तरह के पदार्थों के द्वारा होता है। इसको देख सकते हैं इस प्रकार से। अब ये जो है वो आधारीय झिल्ली का निर्माण दो चीजों के मिलने से। पहला जो होता है उसको बोलते हैं म्यूकोपॉलीसेकेराइड। और एक एसिड होता है, इसका नाम है हाइलुरोनिक एसिड, अम्ल। और ये दोनों जो पदार्थ होते हैं इनके मिलने से निर्माण होता है आधारीय झिल्ली का, बेसमेंट मेम्ब्रेन का आधारीय झिल्ली। तो ये एक प्रकार से आधारीय झिल्ली तैयार हो गया है। और इसके ऊपर जिन उत्तकों का निर्माण होगा उस उत्तक को ही हम लोग क्या कहेंगे, एपिथेलियल उत्तक कहेंगे। इसके ऊपर जो उत्तक बन रहा है इस प्रकार से, तो ये कोशिकाओं के समूह को हम लोग उत्तक कहते हैं। और इस प्रकार से आधारीय झिल्ली के ऊपर वृद्धि करने वाला जो उत्तक होगा, इस उत्तक को हम लोग क्या बोलेंगे, एपिथेलियल उत्तक बोलेंगे। ये एपिथेलियल की कोशिकाएं हैं, एपिथेलियल कोशिकाएं। और ये जो उत्तक है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एपिथेलियल उत्तक। अब यहाँ से अगर बात करें कि एपिथेलियल उत्तक का काम क्या है, तो एपिथेलियल उत्तक जो होता है वो हमारे शरीर के बाहरी आवरण का क्या करता है, निर्माण करता है। ये जो हमारा शरीर जो है वो बाहर से जो ढका हुआ है, या हमारा आहार नाल जो होता है उसका जो कवरिंग होता है वो सब के सब किससे बना हुआ होता है, एपिथेलियल उत्तक का मुख्य काम जो है वो हमारे शरीर के विभिन्न भागों को क्या करना है, स्तरित करना है। यहीं पर लिख सकते हैं कि एपिथेलियल उत्तक शरीर के बाहरी, एपिथेलियल उत्तक शरीर के बाहरी एवं भीतरी आवरण एक तरह से परत कह सकते हैं, का निर्माण करती है। शरीर के बाहरी एवं भीतरी आवरण का क्या करती है, निर्माण करती है। अगर एपिथेलियल उत्तक का कार्य हम लोग देखें
तो एपिथेलियल ऊतक जो होता है वो किसी चीज़ को स्रावित करने में, हमारे शरीर में कोई भी पदार्थ बनता है तो उसको स्रावित करने में सहायता करता है। कोई भी पदार्थ कहीं दूसरी जगह से आ रहा है तो उसको अवशोषित करने में सहायता करता है, किसी पदार्थ को छानने में सहायता करता है। तो ये सब के सब जो काम होते हैं वो किसके होते हैं, एपिथेलियल ऊतक के होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग लिख सकते हैं कि एपिथेलियल ऊतक स्रवन, स्रवन का मतलब होता है किसी पदार्थ को स्रावित करना। अवशोषण, श्रवण, अवशोषण, विसरण क्रिया पढ़ चुके हैं हम लोग पहला चैप्टर में। विसरण एवं फिल्ट्रेशन में सहायता करता है। फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन का मतलब होता है छानना में सहायता करता है। तो इस पूरे एपिथेलियल ऊतक सीधा सा याद रखना है कि ऐसे ऊतक होते हैं जो किसी दूसरे आधारीय झिल्ली के ऊपर वृद्धि करते हैं। और दूसरे आधारीय झिल्ली जो होता है ये है आधारीय झिल्ली, और आधारीय झिल्ली का निर्माण होता है म्यूकोपॉलीसेकेराइड और हाइलुरोनिक एसिड के द्वारा। और इस आधारीय झिल्ली के ऊपर वृद्धि करने वाला ये जो ऊतक है इसको हम लोग एपिथेलियल ऊतक बोलेंगे। एपिथेलियल ऊतक का काम क्या होता है, ये शरीर का जो बाहरी कवरिंग होता है या आहार नल का जो कवरिंग होता है उसका निर्माण करता है। इसका काम क्या होता है, ये किसी चीज़ को स्रावित करने में सहायता करता है, कोई पदार्थ जो उसको अवशोषित करने में, सोखने में सहायता करता है, किसी पदार्थ को छानने में सहायता करता है। और कौन सी क्रिया में, विसरण क्रिया में, पदार्थ के आवागमन में। पदार्थ को जैसे फेफड़ा में है तो फेफड़ा में विसरण क्रिया द्वारा गैस का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, तो उस क्रिया में भी ये क्या करेगा, सहायता करेगा। तो इसको आप क्या करिए, नोट करिए। इसके बाद इसके विशेषता देखते हैं। नेक्स्ट जो हेडिंग आएगा वो आएगा एपिथेलियल ऊतक की विशेषता। एपिथेलियल ऊतक की विशेषता में पहला विशेषता तो यही होता है कि एपिथेलियल ऊतक जो होता है वो दूसरे आधारीय झिल्ली के ऊपर क्या करता है, वृद्धि करता है। इसमें लिख सकते हैं एपिथेलियल ऊतक, एपिथेलियल ऊतक दूसरे आधारीय झिल्ली पर, आधारीय या अधारीय लिख सकते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन, दूसरे आधारीय झिल्ली पर वृद्धि करता है, वृद्धि करता है। दूसरा चीज हम लोग देख सकते हैं तो एपिथेलियल ऊतक जो होते हैं अभी बनाए थे इस प्रकार से, तो इनके कोशिकाओं के बीच में गैप प्रेजेंट नहीं था। कोशिकाएं जो है वो काफी सटे सटे होते हैं, इनके बीच में गैप प्रेजेंट नहीं होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एपिथेलियल ऊतक की कोशिकाओं में अंतः कोशिकीय स्थान मौजूद नहीं होते हैं। सेकेंड पॉइंट, एपिथेलियल ऊतक की कोशिकाओं में अंतः कोशिकीय स्थान अनुपस्थित होते हैं। अंतः कोशिकीय स्थान अनुपस्थित होते हैं। अगर अंतः कोशिकीय स्थान यहाँ पर अनुपस्थित है तो इनको जब भोजन ग्रहण करना होगा तो यहाँ पर ब्लड वेसल प्रेजेंट नहीं होंगे, रक्तवाहिनी यहाँ पर एपिथेलियल ऊतक की कोशिकाओं में प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो अपना पोषण जो होता है वो आधारीय झिल्ली से ग्रहण करते हैं, क्योंकि आधारीय झिल्ली जो होता है इसके सतह पर कौन मौजूद होता है, रक्तवाहिनी। और यही रक्तवाहिनी क्या करता है, आधारीय झिल्ली को पोषण देता है। और इस आधारीय झिल्ली से पोषण कहाँ पर पहुँचता है, एपिथेलियल ऊतक के कोशिकाओं में पहुँचता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एपिथेलियल कोशिकाएं जो होती हैं वो अपना पोषण कहाँ से ग्रहण करती हैं, आधारीय झिल्ली से ग्रहण करती हैं। तीसरा पॉइंट आएगा एपिथेलियल कोशिकाएं अपना पोषण, एपिथेलियल कोशिकाएं अपना पोषण आधारीय झिल्ली से ग्रहण करती हैं। अब इनको आधारीय झिल्ली से पोषण ग्रहण करना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि इनके कोशिकाओं के बीच में रक्तवाहिनी क्या होता है, ब्लड सप्लाई क्या होता है, अनुपस्थित होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट वही आएगा, एपिथेलियल की कोशिकाओं में रक्तवाहिनी उसको बोलते हैं जो रक्त को शरीर के अलग अलग भागों में पहुंचाता है। तो इसमें रक्तवाहिनी क्या होता है, अनुपस्थित होता है। रक्तवाहिनी अनुपस्थित होता है।
ध्यान रखना, एपिथेलियल के कोशिकाओं में रक्तवाहिनी अनुपस्थित होता है, जबकि रक्तवाहिनी कहाँ प्रेजेंट होता है? आधारीय झिल्ली, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन था, आधारीय झिल्ली था, उसमें रक्तवाहिनी प्रेजेंट होता है। सिर्फ कोशिकाओं में ये क्या होता है? अब्सेंट होता है, इसीलिए कभी छोटा बहुत थोड़ा सा छिल जाता है ऊपर वाला स्किन, तो यहाँ से आपको ब्लड नहीं निकलता है, क्योंकि ये एपिथेलियल ऊतक की कोशिकाएं हैं और इसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होते। जबकि थोड़ा सा अगर और ज़्यादा अगर छिल जाए तो ब्लड निकल आता है, क्योंकि वो आधारीय झिल्ली पर या दूसरे ऊतक पर क्या हो गया? पहुँच गया। इसके बाद नेक्स्ट अगर देखें तो इनमें पूर्ण जनन की क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। पूर्ण जनन की क्षमता अधिक होने का मतलब थोड़ा सा अगर कट जाता है, ये कुछ दिनों के बाद पुनः से पहले जैसा ही हो जाता है। आपका शरीर का अलग अलग कोई भी भाग है, अगर कट गया तो वो पुनः से बन जाता है, पुनः से निर्माण हो जाता है। अर्थात कह सकते हैं कि इनके अंदर क्या होता है? पुनर्जनन की क्षमता होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं एपिथेलियल ऊतक की कोशिकाओं में, एपिथेलियल ऊतक की कोशिकाओं में ऊतक की कोशिकाओं में पूर्ण जनन का मतलब होता है रीजेनरेशन, पूर्ण जनन की क्षमता होती है, पूर्ण जनन की क्षमता का सीधा सा मतलब क्या होता है कि शरीर का कोई भी भाग अगर कटे तो पुनः से बन जाए, उसका निर्माण हो जाए। जैसे नाखून होता है, बाल होता है, तो अगर हम उसको काट देते हैं तो वो पुनः से क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से स्किन अगर छिल जाता है तो वो पुनः से क्या हो जाता है? भर जाता है। और ये जो गुण होता है, इसी गुण को हम लोग क्या बोलते हैं? पुनर्जनन का गुण बोलते हैं, पुनर्जनन का क्षमता बोलते हैं। और आखिरी पॉइंट होता है कि जब हम लोग भ्रूणीय अवस्था में होते हैं, जब हम लोग का जन्म नहीं हुआ होता है, तो जब हम लोग का निर्माण हो रहा होता है, उस दौरान हमारे शरीर में जो सबसे पहले बनने वाला ऊतक होता है, वो भी कौन सा ऊतक होता है? एपिथेलियल ऊतक कह सकते हैं। तो लिख सकते हैं कि भ्रूणीय अवस्था के दौरान या एपिथेलियल ऊतक का निर्माण भ्रूणीय अवस्था में सबसे पहले होता है। एपिथेलियल ऊतक का निर्माण भ्रूणीय अवस्था में, भ्रूणीय अवस्था का मतलब होता है जब हम लोग का जन्म नहीं हुआ होता है, भ्रूणीय अवस्था में सबसे पहले होता है, सबसे पहले होता है। हमारे शरीर में जितने भी ऊतक होते हैं, उन सभी ऊतकों में सबसे पहले बनने वाला जो ऊतक होता है वो भी कौन होता है? एपिथेलियल ऊतक। तो ये है एपिथेलियल ऊतक के विशेष गुण, इसको भी नोट करिए। इसके बाद इसके टाइप देख रहे हैं, प्रकार। तो हेडिंग डालेंगे एपिथेलियल ऊतक के प्रकार। एपिथेलियल ऊतक को बांटते हैं हम लोग किसके आधार पर? कोशिकाओं के संरचना एवं कार्य के आधार पर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कोशिकाओं की संरचना या बनावट जो होता है, संरचना एवं कार्य के आधार पर एपिथेलियल ऊतक मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। अगर हम लोग पहला ऊतक को देखें तो आपका होता है सल्की, स्क्वैमस एपिथेलियल ऊतक, सल्की एपिथेलियम या एपिथेलियल ऊतक। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं घनाभाकार एपिथेलियल ऊतक। थर्ड जो तीसरा जो होता है वो होता है स्तंभाकार एपिथेलियल ऊतक। और फोर्थ जो होगा वो होगा पक्ष्मल का सिलिएटेड बोलते हैं, पक्ष्मल एपिथेलियल ऊतक। और ये ऊतक टोटल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अब इन्हीं में से बारी बारी हमको इनको क्या करना है? पढ़ना है। तो पहले आप इसको नोट करिए, उसके बाद हेडिंग डालिएगा सल्की एपिथेलियल ऊतक। तो बारी बारी से हेडिंग डालना है। पहला जो आएगा वो आता है सल्की एपिथेलियल ऊतक। ये क्या होते हैं? सल्की एपिथेलियल ऊतक ये ऐसे ऊतक होते हैं जिनका निर्माण चपटे एवं टाइल्स के आकार के कोशिकाओं के मिलने से होता है। अगर आप इसका डायग्राम देखें, थोड़ा देर में हम आपको डायग्राम बनाएंगे, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। तो कह सकते हैं कि ऐसे ऊतक जिनका निर्माण चपटे या
टाइल्स। टाइल्स तो आप लोग जानते हो घरों में जो टाइल्स लगा होता है, टाइल्स के समान कोशिकाओं के द्वारा होता है, उसे सल्की एपिथेलियल ऊतक कहते हैं। एपिथेलियल ऊतक कहते हैं। सिंपल सी बात है, इसकी जो कोशिकाएं आपको दिखने में जो लगेंगी वो टाइल्स के समान लगता है कि टाइल्स लगा हुआ है। और सिंपल सा ये पूछता भी है कि किसकी कौन सी ऊतक ऐसी जिनकी कोशिकाएं टाइल्स के समान दिखाई देती हैं, तो वो टाइल्स के समान दिखाई देने वाला ऊतक कौन होता है? सल्की एपिथेलियल ऊतक होता है। अब अगर ये चपटा कोशिका है तो इसका केंद्रक भी कैसा होगा? चपटा होगा। इसमें लिख सकते हैं सल्की एपिथेलियम की में केंद्रक कैसा होता है? चपटा होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आएगा सल्की एपिथेलियम या एपिथेलियल ऊतक के कोशिकाओं में चपटा केंद्रक मौजूद होता है। चपटा केंद्रक मौजूद होता है। अगर हम देखें कि ये शरीर के कौन कौन से भागों में पाया जाता है, तो ये आपके मुख खोलेंगे तो उसका अंदर का जो दीवार होता है वो आपके सल्की एपिथेलियम का बना होता है। जीभ में पाया जाता है। फिर ग्रास नली जिसके द्वारा भोजन शरीर के अंदर जाता है, उस ग्रास नली में आपका ये सल्की एपिथेलियम पाया जाता है। और फेफड़ा में जो वायु कोष्ठ होते हैं जहाँ पर सांस लेने के बाद हवा भरता है, उस वायु कोष्ठ में भी आपको कौन मिलेंगे? सल्की मिलेंगे। हम लोग का जो रक्त वाहिनी होता है उसका इनर लाइनिंग जो होता है, आंतरिक भित्ति जो होता है, वो भी किसका बना होता है? सल्की एपिथेलियम का बना होता है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं सल्की एपिथेलियम। ये तीसरा पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट है। सल्की एपिथेलियम मुख्य रूप से मुख गुहा मुख को बोलते हैं। मुख गुहा जीभ के बाद आता है ग्रास नली, रक्त वाहिनी एवं फेफड़ों के वायु कोष्ठों में पाए जाते हैं। फेफड़ों के वायु कोष्ठों में पाए जाते हैं। वायु कोष्ठ का मतलब हम लोग सांस लेते हैं तो हवा जहाँ पर भर जाता है, अगर हम लोग फेफड़ा आपको बनाकर दिखाएं इस प्रकार से, तो ये इस प्रकार से हम लोग का फेफड़ा होता है। और इसमें अगर हम फेफड़ा देखें तो फेफड़ा में प्रत्येक फेफड़ा जो होता है इसमें कई इस प्रकार से नलिकाएं होती हैं और इनके ऊपर छोटे छोटे बैलून नुमा संरचना होता है। और ये जो बैलून नुमा संरचना होता है इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? वायु कुपिका बोलते हैं, वायु कोष्ठ बोलते हैं। और इनके अंदर क्या भरा रहता है? ये इनका निर्माण जो आंतरिक भित्ति होता है वो किसका बना होता है? सल्की एपिथेलियल ऊतक का। इनका काम क्या होता है? सल्की एपिथेलियल। तो सल्की एपिथेलियल ऊतक जो होते हैं वो मुख्य रूप से विसरण एवं अवशोषण जैसी क्रियाओं में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिख सकते हैं कि सल्की एपिथेलियल ऊतक विसरण एवं फिल्ट्रेशन का मतलब अभी बताया था छानने का काम, फिल्ट्रेशन में सहायता करती है। तो ये तो हुआ इसके बारे में कि सल्की एपिथेलियल क्या होता है, ये इनमें केंद्रक कैसा होता है, ये कहाँ पाए जाते हैं और इनका कार्य क्या होता है। तो ये कहाँ पाए जाते हैं ये आपका इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव पूछता है कि किसके कोशिकाएं जो है वो टाइल्स के समान होती हैं, तो वो किसका होगा? सल्की एपिथेलियम ऊतक का। और फिर पूछेगा कि एक शरीर के कौन कौन से भाग में क्या होते हैं? पाए जाते हैं। या पूछेगा मुख गुहा में कौन सा ऊतक मिलेगा, तो आपको याद रखना होगा कि सल्की होगा। ठीक है। रक्त वाहिनियों के अंतर्भित्ति पर या वायु कोष्ठ में कौन से एपिथेलियल पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना होगा सल्की। तो ये सब आपके इसको नोट करिए। इसके बाद इसका डायग्राम हम आपको दिखाते हैं कैसा दिखाई देता है ये। तो सल्की ऊतक का जब हम लोग डायग्राम देखें तो सल्की ऊतक कुछ इस प्रकार से चपटा कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। थोड़ा सा छोटा बना रहे हैं, ज़्यादा बड़ा इस प्रकार से।
देख लेना है कैसे बना रहे हैं। इसको फोटो पे बनाना है। इस प्रकार के चपटे चपटे कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ होता है। अब ये मान लीजिए सल्कीय एपिथेलियम, इनमें कोई केंद्रक, ये जो इस प्रकार से जो होगा वो केंद्रक होगा। तो ये इस प्रकार से टाइल्स के समान ही दिखाई देते हैं। ये इस प्रकार से इसको कह सकते हैं कि ये जो है ये चपटा कोशिका है। चपटा या चपटी कोशिका ये केंद्रक जो है वो भी कैसा होगा, चपटा केंद्रक होगा, चपटा केंद्रक। और ये एक तरह से टाइल्स के समान ही दिखाई दे रहा है, इसीलिए इस ऊतक को हम लोग क्या कहते हैं, सल्की एपिथेलियल ऊतक, एपिथेलियल ऊतक। अगर आप इसमें देखें तो कोशिकाओं के बीच में भी गैप प्रेजेंट नहीं है, तो कह सकते हैं कि सल्की एपिथेलियम के कोशिकाओं में अंतःकोशिकीय स्थान मौजूद नहीं होता है। तो इसको भी आप क्या करिए, वहीं पर ड्रॉ कर लीजिए, बना लीजिए। नेक्स्ट जो आता है वो आता है घनाभाकार एपिथेलियल ऊतक। ये घनाभाकार एपिथेलियल ऊतक क्या होंगे, ये ऐसे ऊतक होते हैं जिनका निर्माण घनाभाकार कोशिकाओं के द्वारा होता है। अभी घनाभाकार कोशिका कहने का मतलब ये इस प्रकार के कोशिकाओं के मिलने से बने होते हैं। और जब इस प्रकार के एक घन होता है और घनाभाकार कोशिकाओं के मिलने से बनने वाले ऊतक को हम लोग क्या बोलेंगे, घनाभाकार बोलते हैं। तो अगर इसमें देखें तो बीच में क्या होता है, गोल एवं स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। और इसके आगे अगर हम लोग देखें तो घनाभाकार कहाँ पर होता है, तो ये हमारे लार ग्रंथि में, मुख में जो लार ग्रंथि होता है वहाँ पर पाया जाता है। स्वेद ग्रंथि जो पसीना जहाँ से निकलता है उसमें पाया जाता है। या हम लोग किडनी में जो ब्रिक नलिकाएं होती हैं जिसको नेफ्रॉन कहते हैं, नेफ्रॉन का एक भाग होता है दूरस्थ कुंडलित भाग, उस भाग में भी आपको कौन मिलेगा, इस प्रकार के ये घनाभाकार ऊतक। या हर वो एक ग्रंथि जहाँ से कोई भी पदार्थ क्या होता है, स्रावित होता है, वहाँ पर आपको कौन मिलेंगे, घनाभाकार एपिथेलियल ऊतक मिलेंगे। इसमें लिख सकते हैं ऐसे ऊतक जिनका निर्माण घनाभाकार कोशिकाओं के द्वारा होता है, घनाभाकार कोशिकाओं के द्वारा होता है, उसे घनाभाकार एपिथेलियल ऊतक कहते हैं, इसमें लिख सकते हैं इनमें क्या होता है, गोल एवं स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनकी कोशिकाओं में गोल एवं स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, गोल एवं स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये कहाँ, तो ये का अगर हम लोग देखें तो ये मुख्य रूप से लार ग्रंथि जहाँ से लार स्रावित होता है, स्वेद ग्रंथि जहाँ से पसीना स्रावित होता है या तेलीय पदार्थ स्रावित होते हैं उसको सेबेसियस बोलते हैं, तो स्वेद ग्रंथि एवं ब्रिक नलिकाओं के, ब्रिक किसको बोलते हैं, किडनी को बोलते हैं। ब्रिक नलिका किसको बोलेंगे, तो ये नेफ्रॉन होता है। ब्रिक नलिकाओं नेफ्रॉन के दूरस्थ
कुंडलित भाग में पाया जाता है। दूरस्थ कुंडलित भाग में पाया जाता है। अगर आपको दूरस्थ कुंडलित भाग देखना तो हम लोग का किडनी जो बना होता है वो इस प्रकार के कोशिकाओं के मिलने से बना होता है, और ये जो कोशिका इसी को हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन कहते हैं। तो नेफ्रॉन में ये जो भाग होता है इसको, इसके समीप वाले भाग को समीपस्थ कुंडलित भाग बोलेंगे, और इससे दूर वाला ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दूरस्थ कुंडलित भाग बोलते हैं। और इस दूरस्थ कुंडलित भाग का जो निर्माण होता है वो कौन से कोशिकाओं के, कौन से ऊतक के द्वारा होता है, घनाभाकार एपिथेलियल ऊतक के द्वारा होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें इनका कार्य क्या होता है, तो घनाभाकार एपिथेलियल ऊतक मुख्य रूप से जो किसी पदार्थ का अवशोषण करना है, ठीक है, उस अवशोषण में ये क्या करते हैं, सहायता करते हैं, या किसी पदार्थ को स्रावित करना है उसमें सहायता करते हैं। लिख सकते हैं घनाभाकार एपिथेलियल ऊतक, एपिथेलियल ऊतक मुख्य रूप से अवशोषण एवं श्रवण का मतलब होता है किसी पदार्थ को स्रावित करना, श्रवण जैसे कार्यों में सहायता करते हैं। किसी पदार्थ को अवशोषित करना है या किसी पदार्थ को स्रावित करना है तो ऐसे कार्यों में जो सहायता करने का मुख्य काम करता है वो कौन सा एपिथेलियल ऊतक करता है, घनाभाकार एपिथेलियल ऊतक करता है। तो एक बार इसको हम रिपीट कर देते हैं। ये ऐसे ऊतक होते हैं जिनका निर्माण कैसे कोशिकाओं से हो रहा है, घन आकार के घनाभाकार कोशिकाओं के मिलने से हो रहा है, उसे घनाभाकार एपिथेलियल ऊतक बोलेंगे। फिर कह रहा है कि इनकी कोशिकाओं में गोल एवं स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। ये हमारे शरीर में लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि या कई ऐसे ग्रंथि होते हैं जहाँ पर हमारे विभिन्न पदार्थों का अवशोषण एवं श्रवण होता है, तो वहाँ पर भी आपको मौजूद होंगे। इसके बाद कह रहा है घनाभाकार एपिथेलियल का मुख्य काम जो है वो किसी पदार्थ को अवशोषित करना है, सोखना है, या किसी पदार्थ को क्या करना है, स्रावित करना है। ये क्या करते हैं, जैसे पसीना स्रावित होता है हमारे शरीर से, या लार, मुख में लार स्रावित होता है, तो वो पदार्थों को स्रावित करने का जो काम करते हैं वो कौन से ऊतक की कोशिकाएं करते हैं, घनाभाकार एपिथेलियल ऊतक की कोशिकाएं करते हैं। तो इसको नोट करिए। इसके बाद इसका डायग्राम देखते हैं। तो ये जो डायग्राम है ये आपका है घनाभाकार एपिथेलियल। सबके सब कोशिकाएं जो हैं वो घन के समान दिखाई देते हैं। इनमें से अगर ये देखें ब्लू कलर से जो बनाया हुआ है ये है आपका आधारीय झिल्ली, इसको लिख सकते हैं। ये आधारीय झिल्ली है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और इसके ऊपर ये जो घन आकार की कोशिकाएं दिखाई दे रही है इसको हम लोग लिख सकते हैं घनाभाकार कोशिकाएं। ये जो हैं ये घनाभाकार कोशिकाएं, और इस घनाभाकार कोशिकाएं से मिलकर के बनने वाले जो ऊतक होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, घनाभाकार एपिथेलियल ऊतक कहते हैं। इसमें गोल एवं स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। तो ये जो हम बना रहे हैं ये इसका केंद्रक है, न्यूक्लियस है। इसमें अगर आप देखें तो केंद्रक आपको गोल एवं कैसा दिखाई देगा, स्पष्ट दिखाई देगा। उसमें लिख सकते हैं गोल एवं स्पष्ट केंद्रक, गोल एवं स्पष्ट केंद्रक। पूरी तरह से इसमें केंद्रक क्या होते हैं, स्पष्ट रूप से आपको क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। अगर आप इसको डायग्राम को बनाना तो ये है, इसको लिख सकते हैं नीचे घनाभाकार एपिथेलियल ऊतक, घनाभाकार एपिथेलियल ऊतक है। और घनाभाकार एपिथेलियल ऊतक का जो निर्माण होता है वो कैसे कोशिकाओं के मिलने से होता है, घनाभाकार कोशिकाओं के मिलने से होता है जिनमें गोल एवं स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। और ये जो ऊतक होता है, अभी ये एपिथेलियल ऊतक के प्रकार हम आपको बता रहे थे। एपिथेलियल ऊतक बताए थे कि ये ऐसे ऊतक होते हैं जो किसके ऊपर वृद्धि करते हैं, आधारीय झिल्ली के ऊपर वृद्धि करते हैं। ये जो नीचे बनाया हुआ है ये सब के सब क्या है, आधारीय झिल्ली है, और ये जो है वो केंद्रक है। तो इसको भी आपको क्या कर लेना है, बना लेना है, ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद आगे का जो बचा हुआ है वो स्तंभाकार है, पक्षमद है, और ये बहुत सा और अदर टाइप के ऊतक बचे हुए हैं। तो उसके बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इसको छाप लीजिए।